तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जीवाश्मों के प्रकार। ये प्रकार है मुद्राश्म। मुद्राश्म को कहते हैं इम्प्रेशन। ध्यान रखनी है, इसमें रहता क्या है वास्तव में। जैसे कोई भी कोमल सतह है, और महीन सतह, उन पर जो भी पादप भाग हैं, या तो संपूर्ण पादप या पादप भाग, उनकी केवल छाप पाई जाती है। केवल छाप। छाप से मतलब है केवल उनकी प्रिंट पाई जाएगी। यहां पर वास्तविक जीवाश्म नहीं पाए जाते। कहने का मतलब है जैसे पत्ती नहीं मिलेगी, जड़ नहीं मिलेगी, तना नहीं मिलेगा, या पादप का कोई बीज फल नहीं मिलेगा। केवल उनकी क्या मिलेगी? प्रिंट मिलेगी, आपको छाप मिलेगी। जैसे कोई पत्थर है या कोई सॉफ्ट मिट्टी है, कोमल की कह रहे हैं हम, कोमल सतह। तो मान लो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर कोई पत्ती की छाप पाई जा रही है इस तरीके से। तो पत्ती की केवल छाप मिलेगी, पत्ती नहीं मिलेगी। ध्यान रखनी है। यहां कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थ से क्या मतलब है? कार्बनिक पदार्थ से मतलब है जो पत्ती पाई जा रही है वो किसकी बनी हुई है? कार्बनिक पदार्थों की। तो यहां पर कार्बनिक पदार्थ भी नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे अगर हम उदाहरण में देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पे, तो पश्चिमी टेनेशिया, पश्चिमी टेनेशिया, पश्चिमी टेनेशिया की चिकनी मिट्टी की खान, चिकनी मिट्टी की खान। तो ध्यान रखिए, पश्चिमी टेनेशिया में जो चिकनी मिट्टी मिलेगी, उस चिकनी मिट्टी कोमल है। कोमल होने के कारण उस पर मान लो कोई भी प्लांट पादप भाग गिरता है और वो नष्ट हो जाता है, केवल उसकी प्रिंट या छाप अवशेष के रूप में रह जाती है वास्तव में, और वहां पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ या अवशेष नहीं पाया जाएगा। और धीरे धीरे ये जो मिट्टी है वो कैसी होती जाएगी? कठोर होती जाएगी। मिट्टी कठोर होती जाएगी, और कठोर होने के साथ ये अवशेष स्थायी हो जाते हैं। और अगर वहां पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ भी पाया जा रहा है, तो वो केवल क्या करेगा? वो रंग देने का कार्य करेगा। रंग। ध्यान रखिए, कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में क्या होगा? रंग मिलेगा, और रंग कैसा होगा? गहरा। ध्यान रखें। लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ किससे संबंधित नहीं है? वो पत्ती से संबंधित नहीं है। ध्यान रखें। तो इसकी पहचान सुने, ये रहेगा अवसादों, अवसादों पर पौधे व उनके अंगों की छाप होती है।
अवसादों पर पौधे व उनकी अंगों की क्या होती है, छाप होती है। यहाँ कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते, जैसे पत्ती, पुष्प, स्तंभ आदि, ये नहीं मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ केवल कोमल महीन पदार्थों पर उनकी छाप मिलेगी। और उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि पश्चिमी टेनेसिया में चिकनी मिट्टी की जो खानें पाई जाती हैं, वहाँ इस प्रकार के जीवाश्म देखे गए हैं। तो इसका नाम क्या है, मुद्राश्म, इम्प्रेशन, केवल छाप, ध्यान रखनी है। तो मैं पूछा जाएगा कि मुद्रास में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते। मुद्रास्म का उदाहरण है कोमल व महीन सतह, जैसे पश्चिमी टेनेसिया में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी की खानें। और यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है, समय के साथ क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, और जिस पर स्थायी प्रिंट या छाप बन जाते हैं। और यहाँ पर जो भी पत्तियां पाई जाएंगी या फिर कोई भी प्लांट पार्ट पाया जाएगा, भाग पाया जाएगा, उसका आंशिक अपघटन भी हो जाता है। यूं नहीं सोचे कि मिट्टी में अपघटन नहीं होता, होता है अपघटन। अब हम पढ़ेंगे एम्बर। एम्बर अगर आप देखेंगे कि एम्बर क्या रहता है, तो एम्बर वास्तव में देखा जाए तो ये रेजिन है। ये क्या है, रेजिन। ये रेजिन है। और रेजिन आता कहां से आए, ये आता है जो पुरा शंकुधारी, पुरा शंकुधारी वृक्ष, तो ध्यान रखिए जो पुरा शंकुधारी वृक्ष, अर्थात जो पुराने शंकुधारी वृक्ष पाए जाते थे, ध्यान रखिए हम वृक्षों की बात कर रहे हैं, हम टेरिडोफाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वृक्षों की बात कर रहे हैं। तो अर्थात शंकु कहाँ बनते हैं, आप जानते हैं शंकु जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, टेरिडोफाइट में भी बनते हैं, लेकिन वास्तविक शंकु जिम्नोस्पर्म में बनते हैं। तो ये पौधे वास्तव में कौन से, जिम्नोस्पर्म में। तो पुरा शंकुधारी वृक्ष अर्थात जिम्नोस्पर्म, इनके अपघटन से क्या है, रेजिन मुक्त होता है। इनके अपघटन से रेजिन मुक्त होता है, जो कि बहकर कहां चला जाता है, वनों में। बहकर कहां जाएगा वो, वनों में। और वनों में जाने के बाद क्या हो जाता है, वो एकत्रित हो जाता है। और इस एकत्रित रेजिन में क्या रहेगा, छोटे जीव या पौधे, जो कैसे होंगे, छोटे, वो परिरक्षित हो जाते हैं। परिरक्षित से मतलब है लंबे समय तक सुरक्षित। तो ध्यान दें, एम्बर वास्तव में रेजिन है, जो कि पुरा शंकुधारी वृक्षों के अपघटन से बनता है, और ये बहकर वनों में चला जाता है, जहां एकत्रित होकर, जिसमें छोटे जीव या पौधे क्या हो जाते हैं, परिरक्षित हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्बर। और एम्बर वास्तव में देखा जीवाश्म अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद इसकी क्या काट सकते हैं, काट सकते हैं, इसके सेक्शन काट सकते हैं, मतलब सेक्शनों को क्या कहते हैं, परिच्छेद। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखें। तो एम्बर भी आप जान चुके हैं, पूछते हैं वो एम्बर है किस प्रकार का जीवाश्म है, तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर आपको ये देगा वो कि निम्न में से रेजिन युक्त जीवाश्म पाए जाते हैं, किस प्रकार के, तो आप समझ जाएं एम्बर है वो। ठीक है।
इससे आगे वाले संपीड़ जीवाश्म। संपीड़न का अर्थ आप समझ रहे हैं कि संपीड़न में वास्तव में क्या रहते हैं, पादप जो अवसाद रहते हैं, अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टानों का क्या रहता है, उन पर दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, जिससे क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। संपीड़न का मतलब कंप्रेस। तो कंप्रेस हो जाते हैं और वो कैसे हो जाते हैं, चपटे। वो चपटे हो जाते हैं और उनकी आंतरिक संरचना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आंतरिक संरचना क्या हो जाती है, ऊतकों की समाप्त हो जाती है, लेकिन बाहरी स्वरूप बना रहता है। बाहरी स्वरूप बना रहता है, लेकिन इन अवसादी चट्टानों के दबाव का प्रभाव, इन अवसादी चट्टानों के दबाव का प्रभाव पत्ती जैसी रचना पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कैसी है, फ्लैट है। तो पत्ती जैसी रचना पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पत्तियां, इसका मतलब है यहाँ कुछ रचनाएं ऐसी रहती हैं जिन पर दाब का प्रभाव पड़ता है अवसादी चट्टानों का, लेकिन कुछ रचनाएं जैसे पत्ती जैसी रचना जो पहले से ही फ्लैट है, उस पर इसका कम प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर पत्तियों के रूप में क्या मिलेंगे आपको, जीवाश्म मिलेंगे, जिनका उपयोग हम बाहरी आकार की मतलब बाहरी स्वरूप के अध्ययन के लिए करते हैं। तो संपीड़ित प्रकार के जीवाश्मों में हम जीवाश्मों की आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते, केवल बाहरी स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखें। अब है परपटाश्म। परपटाश्म को बोलते हैं इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन ध्यान रखनी है। तो परपटाश्म से जैसे नाम से स्पष्ट होता है, हो रहा है इसमें परपटी अर्थात कठोर आवरण, ध्यान रखनी है। तो यहां क्या होगा, जैसे संपूर्ण पादप या पादप भाग के चारों ओर क्या हो जाएगा, कठोर आवरण, कठोर आवरण पाया जाएगा, जिससे इनका बाहरी स्वरूप कैसा रहेगा, सुरक्षित। तो जीवाश्मों का बाहरी स्वरूप यहां सुरक्षित रहता है, और ये जो जीवाश्म है इनके चारों ओर कार्बोनेट का अवक्षेप पाया जाता है। कार्बोनेट का अवक्षेप या अवक्षेप या अवक्षेप ध्यान रखनी है। कार्बोनेट का तो ध्यान रखनी है, यहां क्या है,
केवल कठोर आवरण पाया जाएगा। नाम से ध्यान रखिए, परपटास्म। तो जो भी पादप भाग है, संपूर्ण पादप है, तो उसके चारों ओर क्या पाया जाएगा? कठोर आवरण पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है। और इसमें बाहरी स्वरूप सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना नष्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ आंतरिक संरचना नहीं मिलेगी। तो ये इन जीवाश्मों का महत्व क्या है? बाहरी संरचना, बाहरी स्वरूप के अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, बाहरी स्वरूप के और, है ना। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, पत्ती, पुष्प या स्तंभ, ये क्योंकि ये पुष्प तो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट भाग रहते हैं, लेकिन इनके चारों ओर कठोर आवरण बन जाए तो वो सुरक्षित रह सकते हैं, परिरक्षित रह सकते हैं लंबे समय तक। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अब जो आने वाला है। अस्मीभूताश्म। अस्मीभूताश्म प्रकार का जीवाश्म है जिसे पेट्रीफेक्शन कहते हैं। अश्मीभूताश्म, देखो यहां ध्यान रखें, अश्मीभूताश्म में क्या रहेगा? ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहां जो भी जीवाश्म है उसकी आंतरिक और बाहरी, ध्यान रखनी है, आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूप या संरचना क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। तो ये पहले प्रकार का जीवाश्म है जिसमें बाहरी और आंतरिक स्वरूप दोनों ही सुरक्षित पाए जाएंगे जीवाश्मों के। और इनकी कोशिकाएं जीवित प्रतीत होती हैं, होती नहीं है। ध्यान रखनी है, इनकी कोशिकाएं जीवित प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में जीवित नहीं होती। कहीं ये सोच लें कि जीवाश्म में साहब जीवित कोशिकाएं हैं, तो जीवित नहीं होंगी, वो जीवित प्रतीत होती है क्योंकि उनकी आंतरिक और बाहरी संरचना बिल्कुल बनी रहती है, बिल्कुल सेम वास्तविक स्वरूप में बनी रहती है। तो इनका निर्माण किससे होता है? इनके निर्माण की प्रक्रिया में हम देखेंगे सिलिकेट, सल्फेट, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, इनका क्या होगा? चारों का प्रतिस्थापन होगा। इनका क्या होगा? यहां पे प्रतिस्थापन होगा। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्यान से सुने, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट का प्रतिस्थापन होगा, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हुमिक अम्ल कार्बन ये क्या करेंगे? सहायक है ये सहायक है चारों। किसके सहायक है? जो पायराटीज होता है, पायराटीज, ध्यान रखनी है, पायराटीज वास्तव में अघुलनशील पाया जाता है। ये कैसा है? अघुलनशील। तो इसके अवक्षेपण में सहायक हैं। तो ध्यान से सुने, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हुमिक अम्ल, कार्बन, ये पायराटीज के अवक्षेपण में सहायक हैं, क्योंकि पायराटीज क्या होता है? अघुलनशील। तो इनका अवक्षेप बनेगा और सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट का क्या होगा? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब समझ लें, हमने आपके लिए बताया था कि ये पादप से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे और इनके स्थान पर अन्य पदार्थ प्रवेश करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। तो ये प्रक्रियाएं होंगी, जब क्या होगा? जीवाश्म का निर्माण होगा। इस प्रकार के जीवाश्मों में आप समझ चुके हैं। अन्य इनकी विशेषताएं, उन्हें भी सुने आप। अन्य विशेषताएं इस प्रकार के जीवाश्मों की ये हैं कि ध्यान रखें, इनमें सेलुलोज, लिग्निन, सुरक्षित रहते हैं, तो इनका अपघटन नहीं होता है, ये बने रहते हैं, यहां पर उपस्थित होंगे ये। और ऐसे जीवाश्म कैसे हैं? वास्तव में देखा जाए तो ये अध्ययन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त परंतु दुर्लभ हैं। कैसे हैं ये? दुर्लभ हैं। अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त हैं, परंतु ये प्राप्ति की दृष्टि से दुर्लभ हैं। दुर्लभ मिलते हैं रेयर केस में। ये मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे आपको ज्वालामुखी, धूल, ज्वालामुखी की धूल में मिलेंगे आपको, जो कि कैसी होती है? अम्लीय है। तो ध्यान रखें, यहां बाहरी व आंतरिक स्वरूप सुरक्षित रहते हैं, लिग्निन व सेलुलोज जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, और यहां पर सबसे उपयुक्त व दुर्लभ प्रकार के जीवाश्म है ये। अध्ययन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मिलेंगे कहां? ज्वालामुखी की धूल में मिलेंगे, और ये अम्लीय होते हैं। आप जानते हैं ज्वालामुखी की धूल कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो वहां ये पाए जाएंगे, और वहां पाए जाने के कारण इनका अपघटन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी की धूल अम्लीय होती है और वहां किसी भी प्रकार का कवक या जीवाणु अपघटन की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से। तो वास्तव में ये जैसे जीवाणु ये किस रूप में मिलेंगी? कोशिका भित्ति है,
जीवाणुवीय कोश का भित्ति है, या संपूर्ण जीवाणु है, या क्यूटिकल है, उन रूपों में मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, जीवाश्मों के प्रकार समाप्त हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों रिजॉइन करेंगे आप।